नेक्स्ट हम बात करते हैं यार 5 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट व्हाट डिजिटल अरेस्ट इन इंडिया की बात करें। किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था यार डिजिटल अरेस्ट? कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल, स्टेट, आरबीआई, टेलीकॉम अथॉरिटीज़ को कि वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो बनाए जिससे जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हो रहे हैं वो रोक सकें। सो द सुप्रीम कोर्ट directed the center, states, RBI and telecom authorities to frame standard operating procedure, शॉर्ट में बोले तो SOPs, to curb डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या होते हैं यार ये डिजिटल स्कैम्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ डिजिटल स्कैम? सो जैसे डिजिटल स्कैम, जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होते हैं, व्हाट आर द डिजिटल अरेस्ट स्कैम? सो एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है, एक साइबर फ्रॉड है यार जहाँ पे जो क्रिमिनल है ना, वो एक तरह से अपने आप को एक ऑफिशियल बोलता है फ्रॉम पुलिस, एसबीआई, सॉरी सीबीआई, ईडी, आरबीआई, नेशनल क्राइम ब्यूरो का एक ऑफिसर बोलता है और बोलता है कि फेक लीगल एलिगेशन या फिर एक्शन लेने की बात करते हैं यहाँ पे वीडियो कॉल पे, एंड उनको बोलते हैं कि आप इतना पैसा हमारे पास ट्रांसफ़र करो या फिर ये सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको दो। तो व्हाट आर डिजिटल अरेस्ट स्कैम? Arrest scam is a cyber fraud where criminals impersonate officials from agencies like the police, CBI, ED, नेशनल क्राइम ब्यूरो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जो विक्टिम्स हैं उनको क्या बोला जाता है, विक्टिम्स आर threatened with fake legal action through video call and forced to transfer money or share sensitive financial information। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। बाकी क्यों बढ़ रहे हैं ये दिन प्रतिदिन यार, वाई आर दिस स्कैम्स इंक्रीजिंग? वाई आर these scams increasing? सो जो वीडियो कॉल्स का मिसयूज़ किया जा रहा है, डीप फेक का, कॉल आईडी स्पूफिंग जो है, ये सब चीज़ को मिसयूज़ करके यहाँ पे ये स्कैम्स की वजह से बढ़ रहे हैं। ऑल्सो जो लोगों का साइकोलॉजिकल फियर होता है अरेस्ट का, उसके वजह से भी ये बढ़ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स का जो ग्रोथ है
ना, क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम्स नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए, इसकी वजह से यहाँ पे जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हैं ये भी बढ़ रहे हैं। सो दे आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द मिस यूज ऑफ वीडियो कॉल्स, कॉलर आईडी स्पूफिंग एंड डीफेक्स। जो साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड फियर ऑफ अरेस्ट है उसके वजह से भी बढ़ रहे हैं यार। बाकी जो रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड यूपीआई है इसके वजह से भी ये बढ़ रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम नेटवर्क। सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या है यार, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैसे आप जल्दी से जल्दी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, आरबीआई को बोला, ठीक है, यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर्स की बात की गई, सेंटर को, स्टेट को, उनको बोला कि आप एक तरह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ यार अर्जेंटली। फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्जेंटली। एक नेशनल हेल्पलाइन लॉन्च करो, लॉन्च अ नेशनल हेल्पलाइन। जो बैंक फ्रॉड डिटेक्शन है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्ट्रेंथन बैंक फ्रॉड डिटेक्शन। जो कॉलर आईडी ऑथेंटिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला गया यार। कौन कॉल कर रहा है, क्या ऑथेंटिक है कि नहीं, कॉलर आईडी ऑथेंटिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, है ना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करने के लिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। ऑल्सो हर 3 महीने में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उसको रिव्यू करना यार। कोई चीज़ें छूट रही हो तो वो इंक्लूड करना, कोई चीज़ें यहाँ पे एडिट करना है, अपडेट करना है तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हर 3 महीने में रिव्यू करना है एसओपी को। एक स्टेट अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस को इंश्योर करने की ज़रूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर हम बात करते हैं। सो इंश्योर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट की बात करें तो इससे फाइनेंशियल लॉस होता है यार, है ना। डिजिटल अरेस्ट स्कैम से क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, लोगों का नुकसान होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देखने को मिलता है। फाइनेंशियल लॉसेस, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो चला जाता है। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है ये, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। इकोनॉमिक बर्डन देखने को मिलता है, भाई नुकसान हो जाएगा तो कर्ज में चला जा सकता है इंसान। तो कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन के स्ट्रेटजीज की बात करें सो एक ऑफिशियल्स जो हैं वो जाके यहाँ पे वेरीफाई करें यार, है ना। वेरीफाई ऑफिशियल्स थ्रू ऑफिशियल चैनल की, ऐसे नहीं किसी को भी पैसा भेज दे रहे हैं, आपको वेरीफाई करना होगा ऑफिशियल्स को। अगर आपको ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हम ऑफिशियल्स हैं तो ऑफिशियल चैनल से जाके उनको वेरीफाई करो। ओटीपी या फिर बैंकिंग डिटेल्स कभी भी शेयर नहीं करना है यार वीडियो कॉल में। नेवर शेयर ओटीपीज और
बैंकिंग डिटेल्स। जो ऑफिशियल साइबर क्राइम जो हेल्पलाइंस है लाइक 1930 या फिर cybercrime.gov.in, इन सब का यूज़ करना है अपने को। यूज़ ऑफिशियल साइबर क्राइम हेल्पलाइंस दैट इज 1930 और cybercrime.gov.in। जो बैंकिंग सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार, साइबर लॉस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन बैंकिंग सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस। हमको एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन को यूज़ करना होगा। यूज़ एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन। करना क्या यार, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो ये सब प्रिवेंशन हो गया। वे फॉरवर्ड की बात करें सो अपने को क्या करने की ज़रूरत है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करना होगा ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कोऑर्डिनेशन को बेटर करना होगा अमॉन्ग एजेंसीज यार, बेटर कोऑर्डिनेशन करना होगा अमॉन्ग एजेंसीज यार। बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एजेंसीज। डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यार। इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। अपने को क्विक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड विक्टिम सपोर्ट, इसी चीज़ों को इंश्योर करना होगा। इंश्योर क्विक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड विक्टिम सपोर्ट। ये क्या है भाई, ये है वे फॉरवर्ड। ठीक है, हमने बात की अबाउट व्हाट डिजिटल अरेस्ट स्कैम इन इंडिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अब FIR डिस्पोजल अंडर BNSS 2023 के अंदर जो प्रोसीजर जुडिशियल ओवरसाइट है एंड सेफ गार्ड्स हैं उसके बारे में। किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था यार, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला। क्या बोला, सो ऑन 5 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्टेट कैन नॉट डिस्क्लोज मतलब कैन नॉट क्लोज और विड्रू FIRs, है ना, FIRs को वो विड्रू नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कब बोला, 5 अगस्त 2026 को द सुप्रीम कोर्ट ruled that state cannot close or withdraw FIRs through executive orders। एंड जो FIR डिस्पोजल है मस्ट FIR disposal must follow the procedure under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS है 2023 का, इसको फॉलो करना चाहिए। इसका प्रोसीजर जो है इसके अंदर उसको मस्ट फॉलो करना चाहिए FIR डिस्पोजल यार। बाकी होता क्या है FIR, व्हाट इज एन FIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे
कार्रवाई चालू होती है। सो FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक फर्स्ट रिटन इंफॉर्मेशन होता है अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन report is the first written information about a cognizable offense। ये क्या करता है, FIR जब रजिस्टर होता है तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो बिगिन होता है। इट enables पुलिस टू बिगिन इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 173 जो BNSS का है 2023 के अंदर, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर FIR रजिस्ट्रेशन यार। सेक्शन 173 ऑफ BNSS, सेक्शन 173 ऑफ BNSS 2023 ये क्या के लिए प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर दी FIR रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइड्स फॉर FIR रजिस्ट्रेशन। जीरो FIR क्या होता है यार, ये रजिस्टर किया था कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया था जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है जहाँ पे ये क्राइम हुआ है वहाँ पे। सो ज़ीरो FIR कैन बी registered at any police station and later transferred to the concerned police station। वाई क्लैरिफिकेशन इज नीडेड यार, है ना, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। वाई वॉज क्लैरिफिकेशन नीडेड, क्योंकि सम स्टेट्स जो हैं वो विड्रॉ करना चाहते हैं प्रोटेस्ट रिलेटेड FIRs थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यार, इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से FIRs को यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते। सम स्टेट्स ट्राई टू विड्रॉ प्रोटेस्ट रिलेटेड FIRs थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नॉट FIR में एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर। द सुप्रीम कोर्ट held that only criminal proceedings not FIRs में and through legal procedures। एंड जो जजमेंट्स जो आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने स्ट्रेंथन किया कि रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल ओवरसाइट बहुत जरूरी है सिटीजन राइट्स के लिए। दी जजमेंट strengthens the rule of law, judicial oversight and citizen rights। बाकी अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें
सो लीगल प्रोविजंस जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है, इंडिविजुअल के द्वारा जो लीगल प्रोविजंस हैं बाय एन इंडिविजुअल, उसके अंदर जो कंपाउंडिंग है वो अलाउड किया गया है, मतलब अलाउड फॉर कंपाउंडेबल ऑफेंस विथ कोर्ट अप्रूवल, कि यहाँ पे एफआईआर को डिस्पोज कर सकते हो कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए, जिसमें यहाँ पे कंपाउंडर मतलब क्या, कंपाउंडिंग मतलब इस तरह से बीच का रास्ता। 359 सेक्शन 359 ऑफ द बीएनएसएस के अंदर कंपाउंडिंग के बारे में बताया गया है। इट इज़ अलाउड फॉर कंपाउंडेबल ऑफेंस विथ कोर्ट अप्रूवल। इंडिविजुअल की तरह जो क्वॉशिंग है, हाई कोर्ट में क्वॉश एन एफआईआर टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ लॉ। क्वॉशिंग की बात करें सो सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस के अंदर हाई कोर्ट में क्वॉश एन एफआईआर टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ लॉ। एंड एक होता है क्लोजर रिपोर्ट, जो सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस के अंदर क्लोजर रिपोर्ट जो है, यहाँ पे पुलिस में फाइल क्लोजर रिपोर्ट, यार अगर एविडेंस जो है इनसफिशिएंट है तो पुलिस जो है क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पे फाइल कर सकता है, जिसको डिसाइड कौन करेगा, मैजिस्ट्रेट की एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को, ऑर्डर को, कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। पुलिस में फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट इफ evidence is insufficient and magistrate decides whether to accept or order sufficient or order further investigation। बाकी जो विड्रॉयल है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, जो कि सेक्शन 360 ऑफ बीएनएसएस के अंदर होता है, यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इट में विड्रॉ प्रोसिक्यूशन ओनली विथ कोर्ट अप्रूवल। ये बाय द स्टेट है, स्टेट कैसे कर सकता है अप्रूवल एफआईआर डिस्पोज के लिए। स्टेट जो है जो विड्रॉल है, यहाँ पे एक चीज़ ये है यार, इसको समझना, कंपाउंडिंग एक चीज़ है, एक वॉशिंग, कंपाउंडिंग, क्वॉशिंग एंड क्लोजर रिपोर्ट। उसके बाद जो विड्रॉल है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अंडर सेक्शन 360 ऑफ बीएनएसएस, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में विड्रॉ प्रोसिक्यूशन ओनली विथ कोर्ट अप्रूवल। एंड जो विक्टिम राइट यहाँ पे क्या है, विक्टिम के राइट्स की बात करें सो विक्टिम मस्ट बी heard before
विड्रॉल इज परमिटेड। ठीक है, विक्टिम की बात को सुननी पड़ेगी विड्रॉल परमिट करने से पहले। ठीक है, तो ये हमने लीगल प्रोविजंस की बात की। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है वो उसने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने यार, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की बात करें सो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बात की सुप्रीम कोर्ट ने। इसके ऊपर फ्रेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज, एक नेशनल हेल्पलाइन लॉन्च करने के लिए बोला गया। लॉन्च अ नेशनल हेल्पलाइन कॉलर आइडेंटिटी। इसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करें अगर सो जो एफआईआर है कैन नॉट बी विड्रॉ बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यार। क्लोजर और विड्रॉल मस्ट फॉलो बीएनएसएस प्रोविजन, जिसमें जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकता है, विक्टिम का पार्टिसिपेशन होगा, जिससे फेयरनेस हमको देखने को मिलेगा एंड जो सिटीजन राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होगा यार। एफआईआर्स कैन नॉट बी withdrawn by executive orders, closure or withdrawal must follow BNSS provision, judicial scrutiny and victim participation that ensure fairness, accountability and protection of सिटीजन्स राइट। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द एफआईआर डिस्पोजल अंडर दी बीएनएसएस 2093, जो प्रोसीजर जुडिशियल ओवरसाइट एंड सेफ गार्ड्स जो हैं उसके बारे में बात की यार। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट द अर्बन माइनिंग इन इंडिया की। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, अर्बन माइनिंग न्यूज़ में क्यों था। जो अर्बन माइनिंग है ये क्या होता है भाई, एक तरह से रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल, ठीक है, एंड मिनरल्स। कहाँ से, जो अर्बन वेस्ट है लाइक ई वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो वेस्ट हो रहे हैं, या फिर जो व्हीकल जो है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स से जो है ना वैल्यूएबल मेटल्स या फिर मिनरल्स को निकालना, इस कॉल्ड एज अर्बन माइनिंग। माइनिंग मतलब जमीन खोद के कुछ चीज़ निकालना, ये नहीं है भाई। एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है ना, जो वर्जिन रिसोर्सेज के डिपेंडेंस को कम करता है। सो urban mining is the recovery of valuable metals and minerals from urban waste such as e-waste, construction and demolition, C&D waste and end of life व्हीकल्स, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। एंड ये किसको सपोर्ट करता है, जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करता है बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन वर्जिन रिसोर्सेज। इट सपोर्ट्स इकोनॉमी बाय
reducing dependence on virgin resources। ये इम्पोर्टेंट क्यों, अर्बन माइनिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट यार, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इससे जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो दुनिया में डिमांड बढ़ रहा है, उसी लिए यहाँ पर अर्बन माइनिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है यार। तो यहाँ से रिसाइकल कर सकते हैं इन वेस्ट, ई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट से, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स से। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। जो रैपिड ग्रोथ है ई वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का, उसको यहाँ से, है ना, वो बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ से हम यहाँ पे वैल्यूएबल मेटल्स एंड मिनरल्स को रिकवर कर सकते हैं। उसके क्या होगा, ये वेस्ट कम भी होगा और हमारे को फ़ायदा भी होगा। सो रैपिड ग्रोथ ऑफ ई वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। और क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट reduces import dependence and it improves resource security। जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको ये कंजर्व करने में हेल्प करता है, ऑल्सो पोल्यूशन को कम करता है यार। कंजर्व्स नेचुरल resources and lowers pollution। ये ने बात की वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी जो मेजर सोर्सेस है अर्बन माइनिंग के, मेजर सोर्सेस की बात करें तो जो ई वेस्ट है वहाँ से क्या क्या हमको मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हमको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ से हमको मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट से हमको क्या क्या मिल सकता है यार, यहाँ से हमको स्टील, एल्यूमिनियम, कंक्रीट एंड वुड मिल सकता है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से हमको क्या मिल सकता है, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड प्लेटिनियम ग्रुप मेटल्स। तो ये हमने मेजर सोर्सेज की बात की। नेक्स्ट मेजर सोर्सेज के बाद हम बात करें जो लीगल फ्रेमवर्क है जो कि इन्वॉल्व है यहाँ पे रिसाइकलिंग में, अर्बन माइनिंग में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंदर ये सब इंक्लूड होता है यार। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2022, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ये भी यहाँ पे गवर्न किया जाता है यार। ठीक है, बाकी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करें, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, तो ये सब जो अर्बन माइनिंग है वो सब इसके अंदर ये सब
जो एक्ट्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स है, उसके अंदर कवर होता है। बाकी चैलेंजेस क्या है अर्बन माइनिंग के अंदर? चैलेंजेस क्या क्या हैं? इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर है यार, कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है यहाँ पे। अर्बन माइनिंग इज एन इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर। यहाँ पे अर्बन माइनिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिसाइकलिंग के लिए वो कम है यार, सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्सो अवेयरनेस लोगों के अराउंड कम है, सेग्रीगेशन का एक तरह से चैलेंज है। लो अवेयरनेस एंड सेग्रीगेशन। टेक्नोलॉजी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये भी एक चैलेंज है यार, कि जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है फॉर रिसाइकलिंग उसको ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज का कॉस्ट ज़्यादा है। पॉलिसी इन्फोर्समेंट कमज़ोर है, ये भी एक चैलेंज है। वीक पॉलिसी एनफोर्समेंट। नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आपको आगे करने की ज़रूरत क्या है? वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमको जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक प्रोड्यूसर जो बनाएगा वही उसको रिसाइकल करेगा, यूज़ करेगा, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाएगा, उसको स्ट्रेंथन करना होगा। जो रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना होगा, फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट लाने होंगे, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार? वी नीड टू स्ट्रेंथन extended producer responsibility, improve recycling infrastructure, we need to promote फॉर्मलाइजेशन, हमको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज करने की ज़रूरत है यार पब्लिक अवेयरनेस एंड encourage public private partnerships for what? For a sustainable circular economy. So ये हमने बात की अबाउट व्हाट अर्बन माइनिंग इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मेजर सोर्सेज कहाँ कहाँ से वो क्या क्या मिलेगा, लीगल फ्रेमवर्क जो कि अर्बन माइनिंग को रेगुलेट करते हैं, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी यूरोपियन जो वाइल्ड फायर हमको देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट विप्लास क्या है, 6th जनरेशन फायर्स की बात करते हैं। सबसे पहले किस कॉन्टेक्स्ट में ये हमको न्यूज़ में देखने को मिला यार? कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो यूरोप है यहाँ पे एक तरह से सीवियर वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर, सूखा बहुत समय से पड़ रहा है, जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है उसकी वजह से। सो यूरोप इज experiencing severe wild fires due to rising temperature, prolonged droughts and changing weather पैटर्न्स, है ना। कंट्रीज़ लाइक ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगाल, इनमें एक तरह से लार्ज फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। कंट्रीज लाइक ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगाल, इटली and Cyprus have
witnessed large forest fires causing loss of life, property and biodiversity। क्या कॉजेज हैं भाई, ये जो फायर हो रहे हैं वाइल्ड फायर से, कॉजेज की बात करें जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत बड़ा कॉज है यार यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हायर टेम्परेचर एंड लॉन्ग ड्रॉट जो हो रहे हैं उसकी वजह से फायर की रिस्क बढ़ रहा है यार। हायर टेम्परेचर एंड लॉन्गर ड्रॉट्स इंक्रीज फायर रिस्क। क्लाइमेट वाइप्लास जो है ना, क्लाइमेट विप्लास जो है वो भी एक कज है यार। मतलब जो रैपिड शिफ्ट हैवी रेनफॉल से एक्सट्रीम हीट की तरफ जो शिफ्ट होता है उसकी वजह से कंबस्टेबल वेजिटेशन बन जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइमेट विप्लास। बहुत बारिश से बहुत सूखा, सो इट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट विप्लास। रैपिड shifts from heavy rainfall to extreme heat. It creates dry, combustible vegetation। तो ये हमने बात की क्लाइमेट विप्लास की। इसके बाद अगर हम बात करें लैंड यूज चेंजेस की, तो ये भी एक कज है यार। लाइक जो अबंडेंट फार्मलैंड्स हैं, फॉरेस्ट जो हैं उतने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, उसकी वजह से क्या होता है फ्यूल एक्यूमुलेट हो जाता है, अलाउज फ्यूल टू एक्यूमुलेट। सो abundant farmland and forest allows fuel to accumulate। फायर सप्रेशन भी एक कारण है। फायर सप्रेशन का मतलब क्या, जो स्मॉल फायर्स को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग स्मॉल फायर्स लीड टू अ बिल्डअप ऑफ लार्ज, एक तरह से स्मॉल फायर्स को प्रिवेंट करते करते एक ड्राई वेजिटेशन बन जाता है, इसकी वजह से भी और ज़्यादा फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्रिवेंटिंग स्मॉल फायर्स लीड्स टू अ बिल्डअप ऑफ ड्राई वेजिटेशन। 6 जनरेशन फायर क्या होते हैं यार? 6 जनरेशन फायर्स की बात करें, सो दीज आर एक्सट्रीमली इंटेंस फायर्स जो कि अपना खुद का एक वेदर बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट आर 6 जनरेशन फायर्स? दीज आर एक्सट्रीमली intense fires creates their own weather, making them difficult to control। ये हमने बात की अबाउट द कॉजेज ऑफ यूरोपियन वाइल्ड फायर। नाउ अगर हम बात करें कि एक फायर क्लाउड क्या होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में पायरो क्लब की बात करते हैं, तो जो फायर जनरेटेड थंडर स्टॉर्म होता है ना, जिस है ना मतलब जो इंटेंस वाइल्ड फायर हीट की वजह से जो थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं पायरो क्लाउड्स या फिर फायर क्लाउड्स, पायरो कब। सो व्हाट आर फायर क्लाउड? फायर से क्या होगा, है ना, इंटेंस वाइल्ड फायर हीट से यहाँ पे बादल बनेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स, लाइटनिंग, अनप्रेसिडेंटेड फायर बिहेवियर देखने को मिलता है, तूफान टाइप का सिचुएशन यार।
fire clouds, that is pyrocub. These are what? These are fire generated thunderstorms formed by intense wild fire heat. एंड जो फायर क्लाउड है, इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग विंड, लाइटनिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड फायर बिहेवियर. इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग विंड्स, lightning and unpredictable fire behavior. बाकी जो इंडिया के अंदर हम वाइल्ड फायर्स की बात करें, इंडिया के अंदर फॉरेस्ट फायर का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड. फॉरेस्ट फायर risk is increasing, especially in the northeast, Odisha, Chhattisgarh, Uttarakhand and हिमाचल प्रदेश. बाकी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग रिस्क को कम करने के लिए, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने. इंटीग्रेटेड फायर मिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हैं. जो स्टार कन्वेंशन है इन वाइल्ड फायर ट्रैकिंग, इसकी बात करते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक फायर इंसिडेंट मैप किया जाता है रादर देन जो स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म है. तो इसके बारे में ये सब इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने. सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूड इंटीग्रेटेड फायर मिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सतर्क पोर्टल, एंड अवेयरनेस कैंपेन जो चलाया गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे जो फोकस किया गया. ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं यार. सतर्क पोर्टल जो है रियल टाइम वेब एंड स्मार्टफोन बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है. मेन जो है इट इज़ डेवलप्ड बाय उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यार. मतलब कैसे रियल टाइम वॉच, एवरी अर्ली वार्निंग, लोकलाइज्ड वेदर एडवाइजरीज के लिए इसको बनाया गया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या करना है, व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड, यार आगे क्या करने की ज़रूरत है अपने को. सो व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड. सो एक तरह से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यार. इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग. जो कंट्रोल बर्निंग एंड बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है. प्रमोट कंट्रोल्ड बर्निंग एंड बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना होगा. क्लाइमेट एडेप्टेशन, लैंड यूज प्लानिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब चीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. वी नीड टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट एडेप्टेशन, लैंड यूज प्लानिंग एंड
इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ये हमने बात की अबाउट दी वे फॉरवर्ड की। यूरोपियन वाइल्ड फायर, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट विप्लास क्या है, एक्सट्रीम पानी से एक्सट्रीम हीट। 6 जनरेशन फायर्स क्या होते हैं, ये अपने आप एक तरह से एक्सट्रीमली इंटेंस फायर्स जो कि खुद एक वेदर अपना एक डिफ़िकल्ट खुद एक वेदर बनाते हैं जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स रिलेटेड। न्यूज़ में 5 अगस्त को जो न्यूज़ में थे उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द रेस फॉर द नेक्स्ट यूएन जनरल असेंबली, मतलब यूएन नेक्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है उसके ऊपर जो यहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही है उसके बारे में। सो रेस टू नेक्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल। रेस टू द नेक्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएनएसजी सन सेक्रेटरी जनरल। इसके बारे में बात करें तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में था यार। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पहले तो यूएनएससी हैज़ बिगिन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट यूएन जनरल सेक्रेटरी, मतलब जो सेक्रेटरी जनरल है 2027 से जो 2031 तक जो रहेंगे उनके बारे में ये मेन कॉन्टेक्स्ट इसीलिए न्यूज़ में था। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ बिगन द selection process for the next UN Secretary General 2027 से 2031 तक। The new United Nations Secretary General will assume ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2027। ओके, अब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये क्या है भाई, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का उसका एक पार्ट है। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एंड इसका काम क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं और 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। P5 चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएस। 5 परमानेंट जिसको P5 बोलते हैं, कौन, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। इनके पास क्या होता है, वीटो पावर्स होते हैं यार। एंड 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर 2 years। बाकी की फैक्ट्स के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, यूएसए। एंड जो प्रेसिडेंसी है वो मंथली रोटेट करता है, नॉट ईयरली, याद रखना भाई। प्रेसिडेंसी रोटेट मंथली एंड ओनली P5 members have veto power। फंक्शन की बात करें, क्या काम है इसका यार, तो
यूएनएससी जो है एक तरह से बाइंडिंग रेजोल्यूशन अडॉप्ट करता है, बाइंडिंग रेजोल्यूशंस इम्पोज करता है, सिक्योरिटी का काम करता है ना, तो कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज करता है, पीस कीपिंग ऑपरेशन को ऑथराइज करता है। एंड जो अपॉइंटमेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी जनरल का यहाँ पे अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करता है इसी के अंदर। सो रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। बाकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंडक्ट करता है एक सीक्रेट स्ट्रॉ पोल। पहले यूएनएससी कंडक्ट्स सीक्रेट स्ट्रॉ पोल्स, एंड दूसरा जो कैंडिडेट है इट नीड्स एटलीस्ट, जो सेक्रेटरी जनरल बनेगा 9 वोट कम से कम उसको चाहिए 15 में से। एंड कोई ये जो तीसरा चीज़ ये है कि वीटो नहीं करना चाहिए कोई P5 मेंबर कि इसको वोट नहीं देंगे, तो वीटो दे दिया कोई तो वो नहीं बन पाएगा यार, इसको वोट नहीं देना है। सो नो वीटो फ्रॉम P5 मेंबर्स, ये होना चाहिए सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर्मली अपॉइंट करता है उस कैंडिडेट को। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली formally appoints that or appoint the candidate। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट लूनार कोलिजन की। किस कॉन्टेक्स्ट में ये लूनार कोलिजन न्यूज़ में था यार? जो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 का जो अपर स्टेज है, इट इज इम्पैक्टेड द मून नियर आइंस्टीन क्रेटर। स्पेस एक्स फाल्कन 9 upper stage impacted the moon near आइंस्टीन क्रेटर। जो साइंटिस्ट होंगे ये स्टडी करेंगे किसको? द इफेक्ट ऑफ अ ह्यूमन मेड लूनार इम्पैक्ट। साइंटिस्ट विल study the effect of a human-made lunar impact। बाकी फाल्कन 9 के बारे में हम बात करें, फाल्कन 9 जो है एक रीयूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है स्पेस एक्स का। टेस्ला, हाँ टेस्ला वही इलन मस्क का जो एक 2 स्टेज रॉकेट है। इसमें जो प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ PR1 प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ना, लॉक्स। इसके पेलोड की बात करें तो अराउंड 23,000 kg ऑफ पेलोड को ले सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। पेलोड कैपेसिटी की बात करें 22,800 kg को ले जा सकता है टू लो अर्थ ऑर्बिट। जो फर्स्ट स्टेज है इट लैंड्स वर्टिकली आफ्टर लॉन्च, वापस लैंड कर जाता है। फर्स्ट स्टेज लैंड्स वर्टिकली आफ्टर लॉन्च। तो ये हमने बात की अबाउट दी लूनार कोलिजन। यहाँ पे ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 है, इसका अपर स्टेज ने इम्पैक्ट किया मून नियर दी आइंस्टीन क्रेटर।
तो साइंटिस्ट ने स्टडी करना है इसको, जो ह्यूमन मेड लूनार इम्पैक्ट है उसको, यहाँ पे इसलिए न्यूज़ में था यार। एक तो वापस आ जाएगा ये, जो फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड अपर स्टेज जो है वो चला गया, छोटा वाला स्टेज जो है लैंड कर गया वर्टिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो चीज़ न्यूज़ में, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लाउडेड लेपर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो न्यूज़ में था। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लाउडेड लेपर्ड ये न्यूज़ में था। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है यार? बिकॉज एक मेलेनिस्टिक क्लाउडेड लेपर्ड को पहली बार यहाँ पे कैमरा टैब में देखा गया नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे। इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, इसीलिए न्यूज़ में था। मेलानिस्टिक क्लाउडेड leopard was camera trapped in नामदफा टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में अगर हम बात करें अबाउट, तो ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है यार, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इट इज नियोफिलिस नेबुलोसा। एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, एक तरह से एक्सीलेंट ट्री क्लाइंबर्स होते हैं, पेड़ में अच्छे से चढ़ जाते हैं ये। दिस आर क्लाउडेड लेपर्ड्स आर व्हाट? दिस आर, नाम में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बट उतना क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। जो मतलब जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो, तो ऐसे नहीं कि मैंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिख दिया तो इसको हटा देते हैं भाई। तो ये हमने क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में बात की। सो इट इज़ अ मीडियम साइज्ड वाइल्ड cat. It is an excellent tree climber, है ना। कहाँ पाया था? हिमालयन फुटहिल में, इन द साउथ ईस्ट एशिया। फाउंड इन हिमालयन फुटहिल टू साउथ ईस्ट एशिया। बाकी जो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, सो IUCN के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर शेड्यूल 1 मैक्सिमम प्रोटेक्शन साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मैक्सिमम प्रोटेक्शन। बस मेन ये है वल्नरेबल, IUCN के अंदर क्लाउडेड लेपर्ड इज वल्नरेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक्सटेंशन है खेलो इंडिया स्कीम। यहाँ पे ये न्यूज़ में था बिकॉज जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सपांडेड खेलो इंडिया स्कीम 2026 से 31 तक, एक तरह से 3000 करोड़ का एक आउटले बजट यहाँ पे दिया गया, जिससे ग्रास रूट स्पोर्ट्स को स्ट्रेंथ मिलेगा, ओलंपिक प्रिपरेशन अच्छा होगा यार। सो एक्सटेंशन ऑफ खेलो इंडिया स्कीम, इतने सारे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए न्यूज़ में था यार। इसकी बात करें तो मेन यहाँ पे जो स्पोर्ट कल्चर यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया स्कीम है, इसकी बात करें तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू प्रमोट ग्रास रूट स्पोर्ट। हाइलाइट्स की बात करें तो फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रमोट ग्रास रूट स्पोर्ट्स एंड
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। 2018 में लॉन्च किया गया था, है ना। जो पहले का जो राजीव गांधी खेल अभियान है उसको रिप्लेस किया। नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है यार यहाँ पे? नोडल मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो एक्सटेंडेड फेज है 2026 से लेकर 31 तक, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, खेलो इंडिया, ये सबको दोनों को कंबाइंड 30,000 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया, है ना। यहाँ पे जो खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स हैं, ये सब की बात की गई। खेलो इंडिया असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ये है यहाँ पे। खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय जो होंगे, यहाँ पे एजुकेशन और स्पोर्ट्स को इंटीग्रेशन की बात की गई, ठीक है। की फीचर्स के अंदर एक्सपांडेड एथलीट सपोर्ट, एजुकेशन स्पोर्ट इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो स्पेसिफिक टारगेट है, इंडिया जो है टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशन बनना चाहता है बाय 2026 एंड टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बाय 2047। टॉप 10 बाय 2036 एंड टॉप 5 बाय 2047, है ना। ये मैंने बात की एक्सटेंशन ऑफ खेलो इंडिया स्कीम्स की। यहाँ पे एक और चीज़, छोटी सी न्यूज़ में थी, डेट इज़ नेशनल हैंडलूम्स डे यार, जो द्रौपदी मुर्मू ने एक तरह से प्रेजेंट किया हैंडलूम अवार्ड 2025 ड्यूरिंग द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन, जो कि 7 अगस्त को होगा वहाँ पे। ओके, प्रेजेंट करेंगे ये। बाकी ये जो हैंडलूम है ना, इसको क्यों स्वदेशी मूवमेंट को कॉमोरेट करने के लिए बनाया जाता है यार? 7 अगस्त 1905 को जो लॉन्च हुआ था, उस दिन को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करती है हर साल। वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट है वो है। एंड संत कबीर हैंडलूम अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो एक तरह से संत कबीर हैंडलूम अवार्ड जो है हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है फॉर हैंडलूम वीवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अबाउट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की, तो बात कर ली थी। यहाँ पे जो इंडिया का डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम है उसके बारे में बात करें। इंडियाज डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम, इंडस, कॉन्टेक्स्ट में क्यों था भाई? ये किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था? बिकॉज इसको डेवलप किसके किया? इंडिया ने डेवलप किया विद द सपोर्ट ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, डेवलप बाय इंडिया विथ सपोर्ट ऑफ द ना इंडिया डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम। डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से इंडिया ने डेवलप किया। बाकी इसकी फीचर्स की बात करें तो एक सैटेलाइट बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट मॉनिटरिंग करता है। सैटेलाइट बेस्ड नियर रियल टाइम फॉरेस्ट मॉनिटरिंग करता है। सेंटिनल-2 सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करता है। इट यूजेस सेंटिनल-2 सैटेलाइट डाटा डिफॉरेस्टेशन को डिटेक्ट करता है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट फायर्स को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड
फॉरेस्ट फायर, एविडेंस बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक तरह से वही मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। टू स्ट्रेंथन फॉरेस्ट मॉनिटरिंग टू इम्प्रूव कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ये हमने बात की फिल्म से टॉपिक की जो कि न्यूज़ में था। और बेसिक जो मैंने पिछले बार कवर किया था, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बनाया जाएगा। इसके बारे में अगर बात कर ही लें, फिर से बात कर लेते हैं यार। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 2026 की बात करें तो हर साल 1 से लेकर 7 अगस्त तक ये बनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट करना है, सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, we need to create sustainable support system। सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। बाकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है 1 से लेके 7 अगस्त 2026 तक बनाया जाएगा। एंड फोकस किस किस चीज़ों पे किया जाएगा? फोकस एरियाज़ की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार। स्ट्रेंथन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, वर्क प्लेस को प्रमोट करना होगा, कम्युनिटी सपोर्ट को प्रमोट करना होगा, प्रमोट वर्क प्लेस एंड कम्युनिटी सपोर्ट। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाना होगा, प्रमोट करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा ब्रेस्ट फीडिंग को। तो ये एक फोकस एरिया है, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो हमने प्रीलिम्स से टॉपिक की बात की जो न्यूज़ में था। हमने बात की यूरोपियन वाइल्ड फायर्स की, अर्बन माइनिंग की, FIR डिस्पोजल एंड डिजिटल अरेस्ट इन इंडिया की। तो ये हमने कवर किया 5 अगस्त 2026 का करंट अफेयर माइंड मैप्स।